स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत। पाठ का नाम है नीलकंठ। हम देख रहे हैं कि पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक मोर जो कि नीली गर्दन वाला है उसका नाम नीलकंठ रखा गया है और उसी के बारे में इस पूरे पाठ में बताया गया है। तो पिछली कक्षा में हमने प्यारे बच्चों देखा था ये यहाँ तक का, जिसमें बताया गया था कि कार्तिकेय ने मोर को अपना युद्ध का वाहन रखा और मयूर जो है वो वीर पक्षी है लेकिन हिंसक नहीं है और इसीलिए इसको बाज, चील आदि पक्षियों से अलग रखा जाता है। अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही। जातिगत मतलब मोर में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं इसमें थी। उनका मानवीकरण भी हो गया था, अर्थात उन विशेषताओं में मानवता भी जुड़ गई थी, अर्थात कुछ ऐसी विशेषताएं भी आ गई थी उसके अंदर जो इंसानों में, मानव में होती है। मेघों की सांवली छाया में, मेघ मतलब बादल, अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। देखना जरा, समझना। जब बादलों की सांवली छाया आ जाती थी तो वो अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख, इंद्रधनुष को जिसमें कि बहुत सारे रंग होते हैं वैसे ही बहुत सारे रंग उसके पंखों में होते हैं, तो उन इंद्रधनुष के जैसे रंगों वाले पंखों को मंडलाकार, मंडल के आकार का अर्थात इस प्रकार से गोलाई वाला बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लयताल रहता था। सहजात मतलब साथ में ही चलने वाला, अर्थात जैसे ही उसने नाचना शुरू किया तो लय और ताल उसमें अपने आप ही आ जाते थे। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर, मतलब जब वो नाच रहा होगा तो कभी आगे कभी पीछे कभी बाएं कभी दाएं, इस तरह से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था, अर्थात किसी समय अचानक से वो रुक भी जाता था और फिर नाचने लगता। इस प्रकार से वो नाचता रहता था। आगे देखते हैं। अब जो मोरनी है राधा, उसके बारे में कुछ बताया गया है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। आपने भी देखा होगा मोर बहुत अच्छा और सुंदर नाचते हैं, उसके बड़े बड़े पंख भी होते हैं, लेकिन मोरनी के एक तो पंख नहीं होते हैं, छोटे भी तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, मोर के जैसे बड़े नहीं होते और वो मोर की तरह नाच भी नहीं पाती है। यही वो दिया गया यहाँ पर कि राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। छंद क्या होता भाई? साहित्य में, हिंदी में, संस्कृत में कुछ नियमों को मानते हुए, नियमों के अनुसार इस तरह की काव्य रचनाएं की जाती है जिसमें निश्चित वर्ण या निश्चित मात्राओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार की नियमबद्ध निश्चित मात्रा या वर्ण वाली जो रचनाएं होती है उनको छंद कहा जाता है। आगे देखते हैं। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाईं ओर के पंख को स्पर्श करती और दाहिनी ओर निकल जाती, अर्थात वो नीलकंठ के दोनों तरफ नाचती रहती थी और इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। अर्थात वो जो राधा नीलकंठ की परिक्रमा करती थी, नीलकंठ के चारों तरफ घूमती रहती थी, उसमें भी एक ताल थी, कभी बाएं से दाएं कभी दाएं से बाएं। आगे देखते हैं। नीलकंठ ने कैसे, ये लेखिका आगे बढ़ते थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए। लेखिका महादेवी वर्मा है, ये मोरनी राधा और ये मोर नीलकंठ है। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट वाली लाइन। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वो मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। नृत्य की भंगिमा मतलब नृत्य की मुद्रा, नृत्य का पोज, जिस तरह से डांस किया जाए, नृत्य किया जाए, उस तरह से आकर के वहाँ पर खड़ा हो गया। अर्थात लेखिका कह रही है कि ये नीलकंठ को पता नहीं कैसे समझ में आया कि मुझे उसका नृत्य पसंद है और इसी वजह से एक दिन जैसे ही मैं जाली घर के पास में, वो बाड़ा जो था जाली वाला, उसके पास पहुंची तो वो तुरंत आ गया नीचे और नाचने की मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से नृत्य भंगिमा नृत्य का कर्म बन गई, मतलब रोज ही फिर वो ऐसा करने लगा। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था
और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो जाता था। लेखिका जब भी उधर जाती थी तो उनके साथ कोई न कोई मेहमान, चाहे वो देश का या फिर विदेश का हो, रहता ही था। और जब वो लोग मोर को इस तरह से गतिविधियां करते हुए देखते थे तो क्या वो विस्मय अभिभूत हो जाते। विस्मय अभिभूत, विस्मय मतलब आश्चर्य से, अभिभूत होना मतलब अपने आप को सम्मानित महसूस करना। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। विदेशी महिलाएं जो कभी कभार लेखिका के पास में आती थीं, उन्होंने जब मोर को इस तरह से करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक परफेक्ट जेंटलमैन है। परफेक्ट जेंटलमैन मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष जो पूरी तरह से संपूर्णता वाला हो, अर्थात ऐसा जिसमें सभी प्रकार के सद्गुण हो। आगे बढ़ते हैं। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। अर्थात उसके पास चोंच तो एक ही है, पैनी और नुकीली। पैनी मतलब नुकीली होता है। उस चोंच से जिसने उसको विषधर यानी भयानक सांप को खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसी चोंच से वो लेखिका की हथेली पर रखे हुए चनों को बहुत ही कोमलता से उठाता था। अर्थात एक ही चोंच जो इतनी नुकीली और पैनी है कि वो सांप के टुकड़े कर डाले, उसी से वो इतनी कोमलता से चने उठा के खाता था कि लेखिका के हाथ पे चोट न लग जाए। आगे देखते हैं। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। अर्थात वो फलों वाले पेड़ों पर बैठने के बजाय फूलों वाले पेड़ों पर अधिक बैठता था। वसंत में जब आम के वृक्ष से सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीगर में इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अर्थात वसंत का मौसम आता और आम के पेड़ों में सुनहली मंजरियाँ मतलब आम के फूल आ जाते। अशोक नए पल्लव मतलब नए पत्तों से ढक जाता, तब उससे जालीगर में रहा नहीं जाता। मोर को लगता है कि मुझे बाहर जाने देना चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा, बड़े बड़े पेड़ों में खेलूंगा, कूदूंगा, झूलूंगा, और फिर अंत में उसको छोड़ दिया जाता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। बादलों को सबसे प्रिय वर्षा ऋतु ही होती है, मोरों को सबसे प्रिय वर्षा होती है, सब जानते होंगे। मेघों के उमड़ आने, बादलों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका मतलब उनके बोलने की आवाज़ की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती जाती थी। मतलब तेज और तेज होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। सोपान मतलब सीढ़ियाँ होता है भाई। मानो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी आवाज़ निकाल निकाल के बादलों की बूंदों को बुला रहे हैं, उनके लिए सीढ़ियाँ बना रहे हैं कि इधर से उतर के आओ। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता, अर्थात वो नाचने लगता। तन में मतलब पूरी तरह से लीन हो जाना, खो जाना। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। अर्थात जोर जोर से नाचने लगता और केका की आवाज़ भी होती जाती। वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पंजे पर और बायां पंख फैलाकर सुखाता, अर्थात दोनों पंजों की तरफ अपने पंखों को फैला करके उनको सुखाने का प्रयास करता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते। कौन? राधा और नीलकंठ दोनों। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक करुण कथा है। अर्थात ये दोनों नीलकंठ और राधा बहुत ही प्रेम से रह रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बेमेल स्वर आ गया। बेमेल बिना मेल वाला मतलब इन दोनों के बीच में कोई आ गया है जो इन दोनों के प्रेम को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो देखते हैं उसकी करुण कथा, दुख भरी कथा। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। नखास कोना एक जगह का नाम है, और बड़े मियाँ ने पहले इसके समान कार को रोक लिया। बड़े मियाँ कौन, आप जानते हैं, वही पशु पक्षियों की बेचने वाली दुकान वाले। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़ी मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। अर्थात मैंने इधर उधर नहीं देखा, सिर्फ बड़े मियाँ को देखा, उनकी ऐनक देखी जो सफ़ेद डोरे से, सफ़ेद धागे से बंधी हुई थी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी।
अर्थात बड़े मियाँ ने बोलना शुरू किया, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिरे से पटक देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, अर्थात एक और मोरनी को घर पे ले आए। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई। अंगुलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। अर्थात मोरनी का पैर पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ठीक हो गया और वो चलने लगी। तब उसे जालीगर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा, जिसकी पीठ वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ रहता है, जिसके कुबड़ निकली हुई रहती है, उसको कुब्जा बोलते हैं। नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से ही भी कुब्जा प्रमाणित हुई, अर्थात उसका स्वभाव बहुत ही बुरा था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। अर्थात नीलकंठ राधा के साथ रहना चाहता था, लेकिन राधा को तो कुब्जा ने मार पीट के भगा दिया, वो दूर दूर रहने लगी। और अब ये स्वयं कुब्जा जो है नीलकंठ के साथ रहना चाहती है, लेकिन नीलकंठ उससे दूर भागता है। अब देखो क्या होगा। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया, मतलब साइड में खिसका दिया, और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिया, बिखेर दिया। मतलब उसने राधा के दोनों अंडे फोड़ दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। मतलब अब नीलकंठ पहले जैसा खुश नहीं रहता, क्योंकि राधा अब उसके साथ नहीं रहती है। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर, मतलब बहुत ही प्रेम से मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अर्थात अब नीलकंठ पहले जैसा खुश नहीं रहता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, अर्थात सब लोग आपस में घुल मिल जाएंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत, 3-4 महीने के बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ कि क्या चक्कर पड़ गया भाई। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। प्यारे बच्चों, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका, अर्थात क्यों मर गया नीलकंठ, अभी तक उसका उत्तर नहीं पता चला। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर, स्तबक मतलब गुच्छा जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम में ले गई। लेखिका जो है अहमदाबाद में, इलाहाबाद में रहती है, प्रयागराज में, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है, वहाँ पर ये लेकर के गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। अर्थात जब मोर को नदी में बहाया तो पूरी नदी मोर जैसी लगने लगी। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी, मतलब बिना हिले डुले बेहोश के समान कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से, इंतजार के भाव से कि शायद वो फिर वापस आ जाएगा, द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी, गेट पर नजरें लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी। खोज के क्रम में वो प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं, ये पेड़ों के नाम है, आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, जो कि लेखिका की एक अल्सेशियन कुत्ती है, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। अर्थात जो कुब्जा नाम की मोरनी थी वो मर गई। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है, अर्थात अब राधा इंतजार करती रहती है, उसके अलावा और कोई नहीं है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न यानी बादलों से ढक जाते हैं, तब कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर मतलब तेज आवाज करके नीलकंठ को बुलाती रहती है, लेकिन नीलकंठ फिर भी नहीं आता है। प्यारे बच्चों, ये इस पाठ के प्रश्न हैं। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर का नाम नीलकंठ रखा गया क्योंकि उसकी गर्दन जो है वो सुंदर हरी और नीली
चमकीली थी इसीलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी निरंतर उसके आसपास घूमती रहती थी इसीलिए उसका नाम राधा रखा गया। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर लक्का कबूतर उसके चारों तरफ घूम घूम के गुटरगू करने लगे। बड़े कबूतर पंक्ति बना के देखने लगे। बड़े खरगोश पंक्ति बनाकर देखने लगे और छोटे ऊन जैसे गोल वाले खरगोश उसके चारों तरफ घूम के चींची करने लगे। तीसरा, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखिका जब भी बाड़े के पास जाती थी, जाली घर के पास जाती थी, तो नीलकंठ कहीं भी होता वहां से उतर करके लेखिका के पास आ जाता और अपने पंखों को मंडलाकार फैला करके नृत्य करने लगता था। ये चेष्टा बहुत अच्छी लगती थी। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? ये वाक्य इस घटना की ओर संकेत करता है कि नीलकंठ और राधा दोनों प्रेम पूर्वक रह रहे थे, लेकिन वहाँ बीच में एक और मोरनी आ गई और उसका नाम कुब्जा था और उसके आ जाने पर नीलकंठ और राधा के बीच में दूरियां बढ़ गई और आपस में वो नीलकंठ और राधा दूर दूर हो गए। कुब्जा राधा को मारने लगी और उससे नीलकंठ दूर हो गया। पांचवा प्रश्न, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? क्योंकि चारों तरफ वसंत ऋतु के अनुसार ही आम के पेड़ों में फूल आ जाते थे और अशोक के वृक्षों में नए लाल पत्ते आ जाते थे। चारों तरफ हरा भरा माहौल रहता था, तो इसलिए उसको बाहर जाने की बहुत इच्छा रहती थी। छठा और आखिरी प्रश्न है, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? कुब्जा उसके नाम के अनुसार ही स्वभाव से भी बहुत ही कुब्जा थी, कुटिल थी, बुरे स्वभाव वाली थी, इसलिए जो भी मिलता उसको चोंच मारती रहती थी, उसका स्वभाव था और इसीलिए कोई भी उसका दोस्त नहीं बन पाया था। तो प्यारे बच्चों, ये है आज की कक्षा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।